Hello everyone, welcome back. Let's continue with AS28 impairment of assets. लास्ट क्लास में आपने impairment की definition देख ली थी. क्या होता है impairment? Impairment is decline in the value of asset for reasons beyond the reason of depreciation. Then reason of depreciation आपने देख लिया, reason of impairment देख लिया, impairment loss की calculation कैसे होती है वो आपने सीखी, right? तो कुछ और इंपॉर्टेंट बात उसी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो अब आप नोट करेंगे और फिर आगे की बात करेंगे. चलिए कंटिन्यू कीजिए. नोट पॉइंट नंबर 1, इफ एसेट इज हेल्ड फॉर सेल then recoverable amount is equal to net selling price. देखिए रिकवरेबल अमाउंट वैसे क्या होता है, एक बार लिख दे हम. रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है? रिकवरेबल अमाउंट होता है हायर ऑफ व्हाट? नेट सेलिंग प्राइस. और दूसरा बताइए, वैल्यू इन यूज. इन दोनों का हायर होता है. लेकिन यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो रिकवरेबल अमाउंट नेट सेलिंग प्राइस ही होगा. मतलब एसेट आपकी रखी हुई है, उसको आपको बेचना ही है, अब इस्तेमाल करना ही नहीं है. डिसाइडेड है कि अब उसको बेच के निकाल देना है. हालांकि ऐसा केस होता होगा कंपनी में, नहीं ऐसे केसेस कहां होते हैं. जनरली जो एसेट होते हैं वो हेल्ड फॉर यूज होते हैं, हेल्ड फॉर सेल नहीं होते हैं. बट इन केस इट इज सो कि आपकी एसेट अब बेचनी है तो फिर आप वैल्यू इन यूज निकालिएगा ही नहीं. जो नेट सेलिंग प्राइस उसका होगा वही रिकवरेबल अमाउंट है, राइट? दूसरा लिखिए, इफ देयर इज नो रीजन टू सेल एसेट देन, अगर कोई रीजन नहीं है बेचने का तो क्या होगा? तो रिकवरेबल अमाउंट जो आपका होगा वो वैल्यू इन यूज होगा. आपको नेट सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है जब कोई इरादा ही नहीं है बेचने का. देयर इज नो रीजन टू सेल. तो आप कैसे निकालिए रिकवरेबल अमाउंट? वैल्यू इन यूज निकालिए. अब इसका क्या मतलब है? आप एक कंपनी में गए, राइट, और आपने देखा कि अरे एक बड़ी शानदार सी मशीन रखी हुई है. आपने जो वहां पे इंचार्ज था उस फ्लोर एरिया का, आपने उससे पूछा कि ये मशीन कितने की है. उसने बताया कि भाई 50 करोड़ रुपए की मशीन है. आपने पूछा कि साहब अगर इसको अभी बेच दिया जाए तो कितने की बिकेगी? कहा दिमाग खराब है, क्यों बेच देंगे? अरे इस एसेट से ही सारी प्रोडक्शन होती है, सब कुछ होता है. वो दूर दूर तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा है कि इसको बेच देंगे. देयर इज लॉट टू डेराइव वैल्यू फ्रॉम दिस मशीनरी. अब आप समझ गए, ये सिचुएशन का मतलब ये है कि देयर इज नो प्लान टू सेल. ठीक है, जब वो कभी जो एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ होगी तो स्क्रैप की तरह बिकेगा, दैट्स ऑल. उसके अलावा कोई दूसरा इरादा ही नहीं है इसको बेचने का एज ऑन डेट. तो जब कोई भी इरादा ही नहीं है तो आप वैल्यू इन यूज निकाल लीजिए और वही रिकवरेबल अमाउंट होगा. तीसरा, no need to estimate both net selling price and value in use in case any one is higher than carrying amount. As there is no impairment. अब ये मैंने क्या लिखा? देखिए इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस जो आपने सीखा है वो होता है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है,
और रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? ये दो में से जो हायर होता है, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज़। अब हमने क्या लिखा है वो देखिए, हमने लिखा नो नीड टू एस्टिमेट बोथ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज़। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है कि आप नेट सेलिंग प्राइस भी निकालें और वैल्यू इन यूज़ भी निकालें। इन केस एनी वन इज हायर देन कैरिंग अमाउंट, अगर आपने नेट सेलिंग प्राइस निकाला और वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है तो क्या करिएगा निकाल के, क्योंकि भाई इंपेयरमेंट लॉस तो तभी होगा ना जब रिकवरेबल अमाउंट आपका कम होगा। अगर नेट सेलिंग प्राइस आपकी कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो गया तो इंपेयरमेंट लॉस तो आएगा ही नहीं। क्या करिएगा वैल्यू इन यूज़ निकाल के भी, क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस अगर दोनों में से ज़्यादा है और कैरिंग अमाउंट से भी ज़्यादा है तो भाई ये रिकवरेबल अमाउंट होगा, माइनस में फिगर आ जाएगी ना। तो अगर आपने कोई भी निकाल लिया और आपको दिख रहा है कि भाई जो भी आपने निकाला वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, देयर इज नो रीजन टू कैलकुलेट द अदर वन, बिकॉज इंपेयरमेंट लॉस तभी आएगा जब कैरिंग अमाउंट से यहाँ वाली रिकवरेबल अमाउंट वाली फिगर कम आएगी। तो एक भी आपने निकाला और कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ गया तो दूसरा निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या AS28 सभी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है? क्या सबको AS28 अप्लाई करना पड़ेगा? क्या AS28 मैंडेटरी करता है कुछ लोगों को कि आपको तो लगाना ही पड़ेगा, बाकी के लिए रिकमेंडेटरी है, समथिंग लाइक दैट? तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, यस AS28 मैंडेटरी करता है कुछ इंटरप्राइजेस को कि आपको AS28 लगाना ही पड़ेगा, यानी इंपेयरमेंट दिखाना पड़ेगा, राइट? तो चलिए देख लेते हैं। AS28 is mandatory for number 1 enterprises whose equity or debt securities are listed on a recognized stock exchange or in the process of listing। दूसरा, enterprises whose turnover for the accounting period exceeds 50 crore। AS28 मैंडेटरी है किसके लिए? एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेप्ट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपकी डेप्ट या इक्विटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको AS28 अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, ठीक है, यानी लिस्ट होने वाले हैं तो भी आपको AS28 अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर आपकी ना तो लिस्टिंग हो रखी है ना आप लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, लेकिन आपका टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपए से अधिक है, ठीक है, तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है उस अकाउंटिंग पीरियड में आपको इंपेयरमेंट भी चेक करना पड़ेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड अकाउंटिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, राइट? कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरी अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग दीजिए रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, यही क्या होता है आपका इम्पेयरमेंट लॉस। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको कहा जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। अगर ये निगेटिव है तब क्या होगा? निगेटिव होता है तो कुछ भी नहीं करना है, आप इग्नोर कीजिए, इग्नोर, नथिंग हैज टू बी डन, नथिंग नीड टू बी डन।
ठीक है, एसेट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इंपेयरमेंट लॉस वगैरह कुछ भी नहीं, इग्नोर कर दीजिए बस। नो लेट्स मूव टू इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस की आप कैलकुलेशन करते हो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ये जो लॉस होता है इसको हम पीएल में चार्ज करते हैं। अगर आपका एसेट पहले से रीवैल्यूड था, अपवर्ड रीवैल्यूड था और रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है, तो हम पीएल में चार्ज नहीं करते इंपेयरमेंट लॉस को, हम रीवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करते हैं। एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कि अभी इंपेयरमेंट लॉस आया 1 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास 70,000 रुपए का रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम वो रीवैल्यूएशन रिजर्व को पहले 70,000 डेबिट कर देंगे, पीएल को सिर्फ 30,000 से डेबिट करेंगे। राइट, यानी कि वॉट एवर इंपेयरमेंट लॉस इज कमिंग, फर्स्ट यू नीड टू चार्ज टुवर्ड्स रीवैल्यूएशन रिजर्व इफ देयर इज एनी, एंड रिमेनिंग अमाउंट हैज टू बी चार्ज टू पीएल अकाउंट। इफ revaluation reserve exist for asset to be impaired, जिस एसेट को आपको इंपेयर करना उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है, देन यूज रीवैल्यूएशन रिजर्व to the extent available. So how are you going to do the entry? Revaluation reserve account debit, profit and loss account debit to provision for इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल करा दें इसका। मान लीजिए आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का, ठीक है, और इम्पेयरमेंट लॉस है आपका 2 ऑप्शन देते हैं। केस ए इम्पेयरमेंट लॉस है, केस ए मान लीजिए 6 लाख, तो क्या होगा। केस बी अगर 4 लाख है तो क्या होगा। केस ए की एंट्री करते हैं आप पहले। केस ए 6 लाख रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस है, रिवैल्यूएशन रिजर्व 5 लाख है, तो पहले 5 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज कर देंगे। हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर 4 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट लॉस 4 ही लाख का है तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज हो जाएगा। केस बी में रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस 4 लाख। ठीक है, इज दिस ओके और नॉट? परफेक्ट है, किया आपने? चलिए तीसरी चीज, प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट कैसे होगी।
प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, आप लिखेंगे एसेट की वैल्यू, इसमें से जो भी डिप्रिसिएशन है वो लेस होगा और प्रोविज़न फॉर इम्पेयरमेंट लॉस लेस होगा। ये होगी एसेट की वैल्यू इन द बैलेंस शीट। अच्छा, जिस साल आप इम्पेयर करते हो उस साल का डेप्रीशिएशन इम्पेयरमेंट को अप्लाई करने के बाद निकाला जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन इन द ईयर ऑफ impairment. Depreciation is equal to new carrying amount minus scrap value divided by remaining useful life. अभी कराएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, न्यू कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आप जानते हैं ना न्यू कैरिंग अमाउंट क्या है? न्यू कैरिंग अमाउंट है जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से अब तक का सारा डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस घटा दिया गया, तो ये आ गया न्यू कैरिंग अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस जो भी कैरिंग अमाउंट थी, जो भी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट थी उसमें से आपने इम्पेयरमेंट लॉस घटा दिया तो वो न्यू कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक है, व्हाट इज दिस? आप चाहें तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि व्हाट इज दिस न्यू कैरिंग अमाउंट, आपको यहां पे लिख के दिखा देता हूं। न्यू कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस कैरिंग अमाउंट, हम कहेंगे आओ ये भी बताते हैं, तुम लोग को छोड़ेंगे थोड़ी ना। कैरिंग अमाउंट ये क्या है सर? कैरिंग अमाउंट है आपका कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, हाँ, इनकेस रिवैल्यूएशन है तो वो रिवैल्यूएशन भी एडजस्टेड होगा। चलिए हो गया आपका, तो मैं एक एग्जांपल कराऊंगा अब इस पे। चलिए नोट कीजिए एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ एसेट 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, नेट सेलिंग प्राइस 2.5 लाख, वैल्यू इन यूज या मैं आपको निकाल के दे देता हूं क्वेश्चन में। वैल्यू इन यूज इज 2.25 लाख। स्क्रैप वैल्यू at the end of useful life 5,000, remaining useful life कितना और इस्तेमाल हो जाएगा? 5 साल। कैलकुलेट करंट ईयर डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यही डेप्रिसिएशन मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे कैलकुलेट होता है जिस साल आप इम्पेयरमेंट करते हो। ठीक है, तो पहले तो बताओ मुझे कि कैरिंग अमाउंट अभी क्या चल रहा है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज इम्पेयरमेंट लॉस। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कैरिंग अमाउंट, दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा? कैरिंग अमाउंट इज बेसिकली योर बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर दीजिए। 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, कैरिंग अमाउंट के बाद हमें चाहिए दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज, नेट सेलिंग प्राइस कितना है भाई साहब? 2.25 लाख
वैल्यू इन यूज़ कितना है 2.25 लाख, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया 2.25 नेट सेलिंग प्राइस है 2.5 लाख ना, हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट पे यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5 लाख। नाउ व्हाट इज योर इम्पेयरमेंट लॉस? इम्पेयरमेंट लॉस इज कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ये हो गया 3 लाख माइनस 2.5 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 0.5 लाख। न्यू कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? जो भी आपकी कैरिंग अमाउंट थी 3 लाख, उसमें से इम्पेयरमेंट लॉस हटाइए, न्यू कैरिंग अमाउंट। न्यू कैरिंग अमाउंट आप कह सकते हैं, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आप कह सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भी ये सब वर्ड यूज कर सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो दिस वुड बी कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट इज हाउ मच 3 लाख एंड नाउ द रिकवरेबल अमाउंट वो कितना हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? 0.5 लाख। दिस गिव्स यू 2.5 लाख, ठीक है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन अब करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो गया 2.5 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 5 कितना था स्क्रैप वैल्यू 5,000 ना, तो 0.05 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, मतलब 2,45,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 49,000। ये हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, यही है अगला कॉन्सेप्ट, कैश जनरेटिंग यूनिट। शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको CGU। टू विच एसेट्स बिलोंग्स। नो लेट मी एक्सप्लेन यू कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं पहले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एसेट अकेले रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती है, कोई कैश इनफ्लो हम ये नहीं बता सकते कि इस पर्टिकुलर मशीन की वजह से, इस पर्टिकुलर एसेट की वजह से कितनी है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट मशीन। 4 मशीन मिल के एक प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, तो उसकी इनफ्लो मुझे पता है, ठीक है, राइट। अब उसका खर्चे हमें मिला के पता है, तो हम बता सकते हैं कि भाई इन 4 मशीन की वजह से मुझे नेट कैश इनफ्लो इतने रुपए का होता है। जैसे एक मशीन है, पता है वो प्रोडक्ट का प्रोसेस 1 करती है, दूसरी मशीन है वो प्रोडक्ट का प्रोसेस 2 करती है, एक तीसरी मशीन है वो प्रोडक्ट का प्रोसेस 3 करती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है और फिर वही बिकता है। तो जो रेवेन्यू आती है वो हम ये नहीं कह सकते कि मशीन ए की है, बी की है कि सी की है। भाई वो किस मशीन की इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, क्योंकि तीनों मशीन ने मिलके वो प्रोडक्ट को रेडी किया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम कैश फ्लो जो होता है हम तीनों मशीन का जितना भी प्रोडक्ट का पूरा खर्चा होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो रेवेन्यू आई उसमें से वो खर्चा घटा देते हैं और मिला के बताते हैं कि ये जो कैश इनफ्लो हुआ फाइनल, ये तीनों मशीन का मिला के हुआ। तो इन तीनों मशीन को मिला के पता है क्या बोला जाता है? बोला जाता है कैश जनरेटिंग यूनिट है ये कैश जनरेटिंग यूनिट है। तो एट टाइम्स यू विल फाइंड कि इन आवर कंपनी एन इंडिविजुअल एसेट जिसकी हम इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो इंडिविजुअली उसका कोई भी कैश इनफ्लो है ही नहीं, तो हम वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पाते। जब हम वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पाते तो ऑब्वियसली हम क्या नहीं निकाल पाएंगे? रिकवरेबल अमाउंट।
एंड इन केस विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, तो क्या होगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे इंपेयरमेंट लॉस कितना है। तो पता है ऐसे केस में क्या होता है, पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का आप वैल्यू इन यूज निकालते हो, पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट का आप क्या निकाल देते हो, इंपेयरमेंट निकाल देते हो। और फिर जब हम कैश जनरेटिंग यूनिट का इंपेयरमेंट निकाल देते हैं तो फिर उसको एसेट पे बांट देते हैं। उस पर्टिकुलर कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर 3 एसेट थे, तो तीनों एसेट पे हम इंपेयरमेंट लॉस को बांट देंगे, ऐसा करेंगे। आइए पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, धीरे धीरे इस बात को समझते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते आते एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। लिखिए कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है, पहले ये लिखिए, अ कैश जनरेटिंग यूनिट शॉर्ट में हम लोग हर जगह सीजीयू बोलेंगे, सीजीयू इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट्स that generates cash inflows। अब देखिए एट टाइम्स जब मैं ये लॉजिक दूंगा कि जो इतने सारे एसेट मिलके कैश जनरेट कर पाते हैं, तो बेसिकली सच पूछा जाए तो कंपनी के जितने एसेट हैं मिलके ही तो कैश जनरेट कर रहे हैं। कह रहा वो बात नहीं कह रहे हम, वैसे तो सारे एसेट मिलके ही कैश जनरेट कर रहे हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से इतनी रेवेन्यू है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप क्रिएट कर पा रहे हो कि भाई ए बी और सी एसेट को मिला के ये प्रोडक्ट तैयार होता है, तो चलो इसकी कैश इनफ्लो को अलग कर पाते हैं। तो जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की आप रेवेन्यू को कैलकुलेट कर पाते हो, खर्चों को कैलकुलेट कर पाते हो, यानी कैश इनफ्लोज को आइडेंटिफाई करा पाते हो, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम कैश जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इट मे कंप्राइज ऑफ 2 एसेट, इट मे कंप्राइज ऑफ 3 एसेट, मे बी इट कंप्राइजेस ऑफ 10 एसेट, क्योंकि वो 10 एसेट मिलके ही कैश इनफ्लो लाते हैं। तो भाई आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट 10 एसेट की होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जितने छोटे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितने कम एसेट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू यील्ड यू रेवेन्यू, उसे हम कैश जनरेटिंग यूनिट बोलते हैं। इफ recoverable amount cannot be determined for an individual asset, an enterprise, और ये कब होगा, सीजीयू की बात आप कब करेंगे, जब एक इंडिविजुअल एसेट से आप कैश इनफ्लो आइडेंटिफाई नहीं करा पा रहे हो। तो इफ रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और अगर कैश इनफ्लो नहीं आप आइडेंटिफाई करा पा रहे होगे, तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसे केस में आप वैल्यू इन यूज नहीं बता पाओगे। अब वैल्यू इन यूज नहीं बता पाओगे तो ऑब्वियसली आप रिकवरेबल अमाउंट नहीं बता पाओगे। एन एंटरप्राइज आइडेंटिफाइज द लोएस्ट aggregation of assets that generate largely independent cash inflows from continuing use। राइट, चलिए नेक्स्ट बात, गुडविल। अब गुडविल को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गुडविल एक ऐसी एसेट है जो अलग से तो कभी भी कैश जनरेट नहीं कर पाएगी। आपको हम कुछ नहीं देते हैं, आपका गुडविल है, अब 10 साल से धंधा कर रहे थे इसलिए कितना जन के रेवेन्यू आ सकती है, नहीं, गुडविल एलोन इज नॉट जनरेटिंग कैश फ्लो। ऑब्वियसली आप गुडविल की वजह से ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रहे हो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, but only because of goodwill are you generating cash flows? No, ठीक है, you have goodwill, therefore you are able to generate more cash flow than other। आप 1 करोड़ रुपए की मशीन लगा के भी माल ज्यादा बेच ले रहे हो, ठीक है,
आपने कम इन्वेस्टमेंट पे भी माल ज़्यादा बेच लिया बिकॉज ऑफ गुडविल, दिस इज पॉसिबल। बट इफ यू से कि यू आर जनरेटिंग रेवेन्यू ओनली बिकॉज ऑफ गुडविल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो गुडविल एक ऐसी एसेट है जो हमेशा ये प्रॉब्लम करेगी कि उसको आपको सीजीयू बनाना ही पड़ेगा। गुडविल को तो कहीं ना कहीं उठा के पटकना ही पड़ेगा एसेट पे, कि इन एसेट के साथ गुडविल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे कमा पा रहे हैं। गुडविल डज नॉट generate cash flows independently, ठीक है। सो recoverable amount of goodwill is determined for the CGU to which goodwill belongs। तो आप क्या करेंगे, गुडविल जिस भी सीजीयू को बिलोंग करता है उस वाली सीजीयू में गुडविल की वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। गुडविल को इंपेयर करने के दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट। क्या क्या मेथड है? बॉटम अप अप्रोच, और दूसरा मेथड है बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। बेसिकली मैं समझाता हूं आपको क्या होगा। एक तरीका तो हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच आप लगा के निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, जब आपको बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच दोनों लगाना पड़ेगा। यानी समझ रहे हो, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे आप बॉटम अप अप्रोच लगाएंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जहां आपको बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच दोनों ही लगाना पड़ेगा, तभी आप गुडविल की रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि ये बॉटम अप अप्रोच सर कब लगेगा। तो बॉटम अप अप्रोच तब लगता है जब गुडविल कैन बी एलोकेटेड टू सीजीयू। गुडविल कैन बी एलोकेटेड to CGUs on a reasonable and consistent basis। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी की जो गुडविल है वो 5 करोड़ रुपए की है और मेरे यहाँ 3 CGU हैं। हम बता सकते हैं कि 2 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की गुडविल बनती है इन CGUs की। कोई एक रीजनेबल बेसिस है जिससे हम बता भी सकते हैं कि इन CGUs में कितना मेरे गुडविल का हिस्सा किस सीजीयू से रिलेट करता है, राइट। अगर आप गुडविल को एलोकेट नहीं कर सकते हैं सीजीयूस पे, ठीक है, अब गुडविल मेरी है कंपनी की 5 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये गुडविल किन सीजीयूस की वजह से है, किस पे कितना एलोकेट होना चाहिए, ये नहीं बता सकते हम। तो आपको बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच दोनों यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए थ्योरेटिकल ही हम ये बात लिख रहे हैं क्योंकि अभी पहले हमको फॉर्मुलेट करना है चीजों को, आपके दिमाग में ये सब अप्रोच भर देना है, देन प्रैक्टिकली विल सॉल्व इट एंड वंस यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑब्वियसली यू आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट। गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू CGUs ऑन अ रीजनेबल एंड consistent basis। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं और एक बात लिख देता हूं। पहले हम इंडिविजुअल एसेट पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीजीयूज पे पहले हम इंपेयरमेंट करते हैं, उसी को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। जब आप एक एक सीजीयू पे इंपेयरमेंट करते हैं ना तो इसको बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। जब पूरी कंपनी पे
इंपेयरमेंट कर देते हैं तो इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। पूरी कंपनी मतलब टॉप, ठीक है। इंडिविजुअल सीजीयूज यानी बॉटम अप, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, अपने दिमाग में ऐसे बैठाइए कि ये कंपनी कैसी होती है। पहले कंपनी का पिक्चर बैठाइए अपने दिमाग में। ये अगर कंपनी है तो इसके नीचे कई सारी सीजीयूज होंगी, ठीक है। CGU1, CGU2, ये सब अलग अलग कैश जनरेटिंग यूनिट हैं, ठीक है। अब इन कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर भी कई सारी मशीन होगी, मशीन ए, मशीन बी, ठीक है। तो जब आप यहां से ये सबसे क्या करते हो, इंपेयरमेंट करते हो। जब आप इन पे पहले इंपेयरमेंट करते हो तो हम इसको कहते हैं बॉटम अप। नीचे हम कर रहे हैं इंपेयरमेंट, बॉटम अप अप्रोच। जब आप कंपनी पे लगाते हो इंपेयरमेंट तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बस ऐसे दिमाग में बैठा लो। बस ये तो नाम है ना वैसे भी, ठीक है। आपको नाम भी दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, सीजीयू वगैरह पे इंपेयरमेंट लगाएंगे तो हम कहेंगे बॉटम अप, क्योंकि सीजीयू नीचे है, बड़ी तो कंपनी है ना, ठीक है। और अगर कंपनी पे लगाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। लिख लीजिए इसके अंदर, फर्स्ट इंडिविजुअल CGUs impairment is calculated and then companies all asset together impairment is calculated. ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसका रेफरेंस भी दे दूं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीजीयू इंपेयरमेंट इज कैलकुलेटेड, ये जो इतनी सारी बात है, ये जो मैंने लिखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। दूसरा क्या कहानी है देखिए, देन कंपनीज ऑल एसेट इंपेयरमेंट इज कैलकुलेटेड, इसको हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ये वाला, राइट एवरीवन। तो चलिए, हम लोग ने टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच, ये सब थ्योरेटिकली समझ लिया है, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई है कि कभी कभी इंडिविजुअल एसेट कैश जनरेट नहीं करता है तो हम वहां पे इंपेयरमेंट उसकी नहीं निकाल पाते इंडिविजुअली। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितने एसेट मिल के कैश जनरेट कर रहे हैं। तो जितने एसेट मिल के कैश जनरेट कर रहे हैं उनको हम सीजीयू कहते हैं, राइट। और उनकी इंपेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये पूरे सारे एसेट का मिला के, ये 3 एसेट का मिला के मेरे पास इंपेयरमेंट आ गया, तो अब इसको हम कैसे इंडिविजुअल एसेट पे इंपेयरमेंट को बांटें। अब यही सारी चीज आप नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।